कल्पना कीजिए कि एक लड़की पर हमला होता है। आरोपी उसका हाथ पकड़ता है, उसके कपड़े खींचता है, लेकिन इससे पहले कि वह और आगे बढ़े, लड़की किसी तरह बचकर निकल जाती है। अब क्या यह बलात्कार की कोशिश मानी जाएगी? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, नहीं। उसका तर्क था कि केवल स्तन पकड़ना और पायजामे का नाड़ा तोड़ना बलात्कार की कोशिश की श्रेणी में नहीं आता। इस फैसले ने कानूनी और सामाजिक हलकों में हंगामा मचा दिया। लोग पूछने लगे, अगर यह बलात्कार की कोशिश नहीं है तो क्या पहले अपराध पूरा हो जाना जरूरी है? पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब उसने स्वतः संज्ञान सुओ मोटो लिया है। यानी अब बिना किसी और की अपील के खुद सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि हाईकोर्ट का फैसला सही था या नहीं। क्यों है यह मामला अहम? क्या बलात्कार की कोशिश का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने की नाकाम कोशिश है, या फिर कोई भी गंभीर यौन हमला इसमें आ सकता है? क्या अपराधी के इरादे और पीड़िता की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाएगा? अगर यह फैसला जस का तस रहा तो क्या भविष्य में ऐसे अपराधियों को सजा मिल पाएगी? सुप्रीम कोर्ट का दखल यह तय करेगा कि यौन हमलों से जुड़ी धाराएं किस तरह लागू होंगी और क्या बलात्कार की कोशिश की परिभाषा को और व्यापक किया जाएगा या नहीं। यदि भारत को सुरक्षित और न्यायपूर्ण समाज बनाना है तो यौन अपराधों को केवल तकनीकी नहीं बल्कि सामाजिक, नैतिक और मानवीय दृष्टिकोण से देखना होगा। आधुनिक आपराधिक कानून में अपराध को एक्टस रोइस कृत्य और मेंस री इरादा के आधार पर परखा जाता है। क्या कहता है भारतीय कानून? आईपीसी धारा 375 बलात्कार की परिभाषा में किसी महिला के शरीर में बिना सहमति प्रवेश को अपराध माना गया है। आईपीसी धारा 511 किसी भी गंभीर अपराध को करने की कोशिश को भी दंडनीय बनाती है। आईपीसी धारा 354 किसी महिला की मर्यादा भंग करने या उसका यौन उत्पीड़न करने पर सजा का प्रावधान है। हाईकोर्ट ने एक्टस रोइस कृत्य को तो देखा लेकिन मेंस री इरादा को नजरअंदाज कर दिया। अगर किसी व्यक्ति का इरादा स्पष्ट रूप से किसी महिला के साथ बलात्कार करने का था और उसने इस दिशा में कदम उठाया, जैसे जबरदस्ती कपड़े उतारना, तो यह कोशिश का अपराध होना चाहिए। आधुनिक न्यायिक व्याख्या में कोशिश को अधूरे अपराध के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह अपराध की पूर्णता की दिशा में बढ़ता कदम होता है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का उदाहरण है। यह सुनिश्चित करेगा कि यौन अपराधों की परिभाषा संकीर्ण न होकर विस्तृत हो और अपराध की प्रकृति को समझते हुए सजा दी जाए। अपराध केवल कानूनी पहलू से नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रभाव से भी समझा जाना चाहिए। आपराधिक मनोविज्ञान क्रिमिनल साइकोलॉजी क्या कहता है? यौन अपराधी पावर एंड कंट्रोल के मकसद से अपराध करते हैं। अपराध की गंभीरता केवल शारीरिक हमले से नहीं बल्कि पीड़िता के मानसिक और भावनात्मक आघात से भी आकी जानी चाहिए। पीड़िता पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पीटीएसडी, अवसाद, डर, आत्मसम्मान की हानि। हाईकोर्ट ने क्या अनदेखा किया? हाईकोर्ट का फैसला पूर्ण बलात्कार और बलात्कार की कोशिश में फर्क करने में असफल रहा। यह अपराधी के इरादे को नजरअंदाज करता है, जिससे भविष्य में यौन उत्पीड़न के मामलों में अपराधियों को लाभ मिल सकता है। यह पीड़िता के मानसिक प्रभाव को कमतर आंकता है, जबकि मनोवैज्ञानिक रूप से पीड़िता पर पड़ने वाला असर ही अपराध की गंभीरता को परिभाषित करता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मनोवैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों है? यह यौन अपराधों की गंभीरता को सही तरीके से स्थापित करेगा। अपराध के शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाएगा। यौन अपराध केवल निजी अपराध नहीं बल्कि सामाजिक विकृति सोशल ईविल का प्रतीक है। आधुनिक समाजशास्त्र क्या कहता है? यौन अपराध पितृसत्ता, पैट्रियार्की और लैंगिक असमानता जेंडर इनइक्वालिटी का परिणाम होते हैं। यदि न्यायिक व्यवस्था बलात्कार की कोशिश को अपराध नहीं मानती तो यह लैंगिक न्याय जेंडर जस्टिस के खिलाफ जाता है। विक्टिम ब्लेमिंग पीड़िता को दोष देना जैसी मानसिकता को बढ़ावा मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप क्यों आवश्यक है? यह लैंगिक समानता और महिला अधिकारों को सशक्त करेगा। समाज में यह संदेश जाएगा कि किसी भी रूप में स्त्री का अनादर सहन नहीं किया जाएगा। कानून केवल तकनीकी व्याख्या से नहीं चलता बल्कि उसे समाज की नैतिकता और मूल्यों को भी ध्यान में रखना चाहिए। क्या कहती है आधुनिक न्यायिक नैतिकता? न्याय का आधार केवल कानूनी शब्द नहीं बल्कि नैतिक न्याय होना चाहिए। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
कहता है कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह संविधान की मूल भावना के अनुरूप फैसले दे। न्यायपालिका का काम सिर्फ कानून की किताब के शब्द पढ़ना नहीं, बल्कि समाज के मूल्यों को समझते हुए निर्णय देना है। सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना दिखाता है कि न्याय केवल कानून का पालन करने तक सीमित नहीं, बल्कि इसे नैतिक दृष्टि से भी मजबूत होना चाहिए। यदि भारतीय ग्रंथों के अनुसार देखा जाए तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला न्यायिक दृष्टि से अधूरा और अनुचित था, जबकि सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप धर्म और न्याय के मूल सिद्धांतों के अनुरूप है। मनुस्मृति 8.352-8.356 में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को बिना उसकी इच्छा के छूता है, उस पर बल प्रयोग करता है या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो उसे कठोर दंड दिया जाना चाहिए। यहां केवल शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि इरादा मेंस री भी अपराध का हिस्सा माना गया है। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री को अनुचित ढंग से छूता है या उसका अपमान करता है, तो उसे राजा दंडित करे। मनुस्मृति 8.352। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 511 जो अपराध की कोशिश को दंडनीय मानती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले में इरादे मेंस री की अनदेखी की गई थी, जबकि भारतीय न्याय और धर्मशास्त्रों में इरादे को भी उतना ही महत्वपूर्ण माना गया है। द्रौपदी चीरहरण का प्रसंग इस बात का उदाहरण है कि केवल किसी स्त्री के वस्त्र खींचना भी गंभीर अपराध माना गया है। जब दुःशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण करने का प्रयास किया, तब यह महाभारत का सबसे बड़ा अधर्म माना गया और इसके परिणामस्वरूप महायुद्ध हुआ। स्त्री का अपमान भी उतना ही घोर अपराध है जितना कि उसके साथ शारीरिक हिंसा। अपराध केवल कार्य एक्टस रोइज तक सीमित नहीं है, बल्कि अपराधी की मंशा इंटेंट भी निर्णायक होती है। यह घटना सिद्ध करती है कि स्त्री की मर्यादा भंग करने का हर प्रयास दंडनीय होना चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पायजामे का नाड़ा तोड़ने और स्तन पकड़ने को बलात्कार की कोशिश नहीं माना। महाभारत के अनुसार केवल वस्त्र खींचने से भी अधर्म हुआ था, जो युद्ध तक का कारण बना। भारतीय परंपरा स्पष्ट रूप से यह मानती है कि किसी भी रूप में स्त्री का अनादर गंभीर अपराध है। याज्ञवल्क्य स्मृति 1.73-1.77 में यौन अपराधों के लिए कठोर दंड का उल्लेख है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री पर बलपूर्वक हाथ डालता है या उसे अनुचित तरीके से छूता है, तो राजा को उसे कठोर दंड देना चाहिए। जो पुरुष किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूता है, उसका अपमान करता है या उसके वस्त्र खींचता है, उसे कठोरतम दंड मिलना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति 1.75। आईपीसी की धारा 354 महिला की मर्यादा भंग करने पर दंड से मेल खाती है। भारतीय ग्रंथों में न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म का समर्थन किया गया है, जहां न्यायाधीश को परिस्थितियों के अनुसार फैसला लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का स्वतः संज्ञान लेना इसी सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहता है कि न्यायाधीश को केवल कानून के शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि धर्म, नीति और न्याय के व्यापक सिद्धांतों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहिए। न्याय केवल शास्त्रों में लिखे नियमों से नहीं चलता, बल्कि न्यायाधीश की बुद्धि, समाज की नैतिकता और धर्म के आदर्शों से संचालित होना चाहिए। अर्थशास्त्र अध्याय 3। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्याय को केवल तकनीकी परिभाषा तक सीमित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कौटिल्य की न्याय व्याख्या को आधुनिक रूप में अपनाया। नए न्याय सिद्धांतों को अपनाने से भारत एक सुरक्षित, न्यायसंगत और नैतिक समाज की ओर बढ़ सकता है। भारतीय दर्शन में कहा गया है कि व्यक्ति के कार्य, कर्म, शब्द, वाणी और विचार, मन तीनों को ही उसके चरित्र और न्यायिक दायित्व का आधार माना जाना चाहिए। मनसा इरादा बटा मेंस री व्यक्ति की मानसिकता और अपराध की मंशा। वाचा कथन बटा वर्बल हार्म किसी महिला का अपमान करने वाले शब्द भी मानसिक उत्पीड़न का हिस्सा होते हैं। कर्मणा कार्य बटा एक्टस रोइस यदि किसी व्यक्ति ने शारीरिक रूप से कुछ गलत किया है, तो वह अपराध की श्रेणी में आएगा। यौन अपराधों में केवल शारीरिक कृत्य एक्टस रोइस को नहीं, बल्कि मानसिक इरादे मेंस री और वाणी वर्बल हैरेसमेंट को भी अपराध की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए। साइकोलॉजिकल असॉल्ट मनोवैज्ञानिक हमला को कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। महाभारत के अनुसार जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तो न्याय केवल योद्धाओं, पांडवों और विद्वानों भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य के विचारों तक सीमित नहीं रहा। स्वयं द्रौपदी ने भी अपना पक्ष रखा और उन्होंने न्याय की परिभाषा को चुनौती दी। यौन अपराधों के मामलों में पीड़िता की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को न्यायिक प्रक्रिया में प्रमुख स्थान दिया जाना चाहिए। न्यायपालिका को पीड़िता केंद्रित दृष्टिकोण विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस अपनाना चाहिए, जिसमें पीड़िता की इच्छा के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया संचालित हो।
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कहा गया है कि यदि किसी राज्य में अपराध बढ़ते हैं तो राजा, सरकार को सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहिए। जिस राज्य में महिलाएं असुरक्षित महसूस करें, वह राज्य धीरे धीरे अपने नैतिक और आर्थिक पतन की ओर बढ़ता है। अर्थशास्त्र अध्याय 3। सार्वजनिक स्थानों पर विमेन सेफ्टी इंडेक्स लागू किया जाए, जिसमें सरकार, पुलिस और नागरिकों की जिम्मेदारी तय की जाए। कम्युनिटी पॉलिसिंग, सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाए, जहां महिलाएं स्वयं भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि किसी व्यक्ति का इरादा ही उसके अपराध को परिभाषित करता है, न कि केवल उसका कार्य। जो व्यक्ति किसी का अपमान करने के इरादे से उसके वस्त्र खींचता है, वह भी अपराधी है, भले ही उसने अंततः कुछ नहीं किया हो। याज्ञवल्क्य स्मृति 1.75। कानूनों में इंटेंट बेस्ड क्राइम, इरादाधारित अपराध की अवधारणा को मजबूत किया जाए, ताकि यौन उत्पीड़न की कोशिश भी कठोर दंडनीय अपराध बने। किसी भी अपराध के मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कानूनी साक्ष्य के रूप में शामिल किया जाए। रामराज्य को भारतीय संस्कृति में आदर्श शासन व्यवस्था माना जाता है, जहां हर व्यक्ति न्याय पा सकता था, चाहे वह राजा हो या साधारण नागरिक। राजा का धर्म है कि वह निर्बल की रक्षा करे, न कि केवल शक्तिशाली का पक्ष ले। रामायण। न्यायिक प्रणाली को सुलभ न्याय, एक्सेसिबल जस्टिस के आधार पर विकसित किया जाए, जिससे हर व्यक्ति आसानी से न्याय पा सके। न्याय में समयबद्धता, टाइम बाउंड जस्टिस को लागू किया जाए ताकि पीड़ितों को वर्षों तक इंतजार न करना पड़े। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर सेक्सुअल क्राइम्स को हर जिले में अनिवार्य बनाया जाए। अहिल्या, जिन्हें श्रापवश पत्थर बना दिया गया था, उन्हें श्रीराम ने स्पर्श करके पुनः जीवन दिया। यह प्रतीकात्मक रूप से दर्शाता है कि पीड़िता का सम्मान और पुनर्वास समाज की जिम्मेदारी है। पीड़िता को दंड नहीं, बल्कि समाज द्वारा पुनः सम्मान मिलना चाहिए। विक्टिम रिहेबिलिटेशन एंड एम्पावरमेंट पॉलिसी लागू की जाए, जिसमें पीड़िताओं को आर्थिक, मानसिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया जाए। सोशल रीइंटीग्रेशन प्रोग्राम्स विकसित किए जाए, जिससे पीड़िता को अपराध के बाद समाज में पुनः गरिमा के साथ स्थान मिले। मनुस्मृति और कौटिल्य का अर्थशास्त्र बताते हैं कि दंड केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि सुधार का माध्यम भी होना चाहिए। अपराधी को केवल सजा देना पर्याप्त नहीं, उसे समाज के लिए उपयोगी बनाना भी आवश्यक है। कौटिल्य। रिहेबिलिटेशन बेस्ड पनिशमेंट को अपनाया जाए, जिसमें कम उम्र के अपराधियों को सुधार के अवसर दिए जाए। मोरल एजुकेशन प्रोग्राम्स शुरू किए जाए, जिससे समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और नैतिकता को बढ़ावा दिया जाए।